बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज एक बार फिर से हम प्रोग्राम का आगाज़ करें कोरोना वायरस से, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस को अपने पंजे गाड़े हुए आज पूरे 100 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और इस बीच में आज की तारीख़ में हम नंबर्स के अतबार से चीन से आगे जा चुके हैं। चीन में 83,000 के आसपास कोरोना मुतासरीन हैं जहां से इस वायरस का आगाज़ हुआ। आज पाकिस्तान में ताज़ा जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 85,264 अफराद कोरोना वायरस की जद में हैं। पिछले 2 दिनों में मुसलसल रिकॉर्ड 4,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी ये आज अगर कल के 24 घंटों में अगर 4,688 केस रिपोर्ट हुए तो परसों 4,244 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इस वक्त तक मुल्क भर में 1,770 अफराद कोरोना की जद में आकर जान की बाजी हार चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 30,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो सेहतयाब भी हो चुके। पिछले 24 घंटों में 82 अफराद जान से गए। टोटल टेस्ट जो किए गए वो भी रिकॉर्ड किए गए पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज़ायद। इससे पहले ये टेस्ट कम किए जा रहे थे, 10 से 15,000 की एवरेज निकल रही थी। अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 6 लाख से ज़ायद टेस्ट किए गए हैं। शामी साहब, ये अदाद-ओ-शुमार बताने का मकसद एक ये भी है कि हम ज़रा पिछले जो 5 से 8 दिन हैं उनका जायज़ा लेके ये समझने की कोशिश करें कि इस बीच में क्यों और किस तेज़ी से कोरोना पाकिस्तान भर में फैला है। मिसाल के तौर पर हमने सिर्फ पिछले 8 दिनों का डेटा जब कंपाइल किया तो मालूम हुआ कि 8 रोज़ के अंदर पाकिस्तान में 26,113 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए और इस बीच में 510 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया भर पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो वहाँ 65 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हैं कोरोना से। अमेरिका में 18 लाख, ब्राज़ील में 6 लाख के करीब और रूस में 4.5 लाख के करीब अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। अब इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र आज ये बताया गया कि NCOC के इजलास में फ़ैसले किए गए कि उन मार्केटों का, उन बाज़ारों का सख्ती से उनको देखा जाएगा जहां पर नरमी है और SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद, पिंडी के गिरदोनवा में तो कई शॉप्स बंद की गई। लाहौर से भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई, गुजरांवाला से भी ऐसी रिपोर्ट्स आई, लेकिन बहैसियत मजमूई SOPs पर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो पा रहा जैसे होना चाहिए था। और जो लॉकडाउन में नरमी हुई, जो आवाम जिस तरह रश की सूरत में बाहर निकले, गालिबन एक वजह यह है कि इसकी वजह से ये वायरस फैला है। शामी साहब, आज प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे चीफ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड अमेरिका से डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब, जो जब से कोरोना सामने आया है तो उनकी राय को मुस्तनद राय में शुमार किया जाता है। उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये अब इन सारे अदाद-ओ-शुमार को पेश करने के बाद मेरा आपसे सवाल ये है कि गलती कहाँ से हुई? इब्तदाई फ़ैसलों में, लॉकडाउन नरम करने में, लॉकडाउन ख़त्म करने ये, या फिर दोबारा से सिलेक्टेड लॉकडाउन लगाने की कोशिश में? कहाँ गड़बड़ हुई सर? देखिए, गलती तो इब्तदाई अप्रोच ही में है। यानी संजीदगी से लगता है कि इसे लिया ही नहीं गया कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, उसके नताइज क्या होंगे और फिर उसको कैसे, उसके असरात से हम निकलेंगे। एक कौमी सतह पर जो मुहिम चलाने की ज़रूरत थी, हमारी तमाम सियासी जमातें, तमाम उनकी लीडरशिप्स, उनको इकट्ठा बैठना चाहिए था जिस तरह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बैठे थे। और फिर लोगों, जो लॉकडाउन जहाँ हो रहा था वहाँ लोगों की ज़िम्मेदारी लेते, उनको राशन देने की। मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP सारे मिल जाते, MQM सब मिलकर एक साथ हाथ में हाथ देकर और हस्पतालों का मुआयना करते, गलियों में देखते, बाज़ारों में देखते और जो लोगों के काम आते, ज़रूरतमंदों की मदद करते। लेकिन यहाँ तो पहले दिन से सियासत शुरू है और वफाक के और सिंध के दरमियान एक मामला ख़राब और अब सियासी जमातों के दरमियान अब रोज़ देखे दंगल लगा हुआ है। एहतसाब, भाई अगर एहतसाब की कार्रवाइयाँ जो हैं वो ये 10-10 साल, 15-15 साल पुराने मुकदमे उखाड़ के, पुराने मामले उखाड़ के नोटिस दिए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, हंगामे हो रहे हैं, जमानतें हो रही हैं, लोग मुजाहरे कर रहे हैं, लोग तल मना रहे। इसकी ज़रूरत क्या थी भाई? जहां ये 10 साल
आपने काट लिए थे, जहां 15 साल काट लिए थे वहां 6 महीने और काट लेते, इन चीजों को मौखर करते। जान है तो जहान है, सारे इकट्ठे होते, एक साथ जिद्दोजहद करते, सियासत खत्म करते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। आज भी आप देखिए जो अपोजिशन है, जो हुकूमत है, वो शाम को किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ नबर्दाज़मा होते हैं। किसी को मालूम नहीं है कौन सी आग लगी हुई है, अस्पतालों में जगह नहीं है और मरीज जो है वो बिलक रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। आप देखें अभी ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हिलाल हुसैन है, उनका एक मैसेज जो है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सौलत रजा जो ISPR के, उन्होंने भेजा सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा भाई किसी अस्पताल में लाहौर के जगह नहीं मिल रही, क्योंकि उनके एक दोस्त की वालदा जो है वो बीमार है, उसे ज़रूरत है वेंटिलेटर की, और फिर अस्पताल जो है उनमें जगह नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके चार्जेस की शिकायत भी लोगों को हो रही है, लेकिन जगह भी महदूद है। अमेरिका में तो उन्होंने कहा था कि जो ये हॉस्पिटल्स हैं जिन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है उनके अखराजात हुकूमत उठाती थी। लाजिम था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको हुकूमत जो है अखराजात उठाती, मदद करती, उनको कंपनसेट करती, ताकि आप उनके अखराजात में कमी आती। लेकिन हुकूमत के पास जो वसाइल थे वो मरीजों के नहीं काम आएंगे तो और किसके काम आएंगे। लेकिन ना कोई फील्ड हॉस्पिटल अब कायम होते नजर आ रहे हैं, और एक डॉक्टर्स का हंगामा है। एक तरफ उन्होंने रोना डाला हुआ है, एक तरफ डॉक्टरों पे हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है। पता नहीं ये कैंपेन चलाने वाले कहीं दिल्ली में बैठे हुए हैं या अमृतसर में बैठे हुए हैं या लंदन में बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान के लोगों को अपने मसीहाओं के खिलाफ उभार रहे हैं, और हमारी ना पता लगता है FIA कहाँ है, साइबर क्राइम विंग कहाँ है, कोई पूछने वाला नहीं। एक अफरा तफरी मचा दी है हमने। एक यूनाइटेड जो रिस्पांस है, कौमी रिस्पांस, आज भी जरूरत है। वो कहाँ गई रजाकारों की तंजीम, वो कोरोना टाइगर्स कहाँ गए? आज तक मैंने किसी एक टाइगर की शक्ल नहीं देखी। नहीं, कहाँ है वो? तो क्या कर रहे हैं? लक़ब दिया गया टाइगर्स का, लेकिन वो उनको जारी बात अब प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर कह चुके हैं, उस्मान डार साहब उन्हें डील कर रहे हैं। कहाँ है वो? जल्द नजर आएंगे अवेयरनेस फैलाते हुए मार्केटों में। अभी तक तो नहीं दिखाई दिया। बहरहाल ठीक कह रहे हैं। 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं जो जिनके पास वॉलंटियर्स मौजूद हैं, जमाते इस्लामी है, YUI है, दूसरी तंजीमें हैं, अखुव्वत है, अल खिदमत है, और ये दूसरे अदारे जो हैं, ईदी वाले हैं, दूसरे, ये सारे इनके वर्कर्स मौजूद हैं। इनसे कोई इस्तेफादा नहीं कर रहा। ये आप एक किस तरीके से, हम कोई पुरसाने हाल हमारा नहीं है, कोई ये मुल्क जो है लावारिस हो चुका है। हमारी को बात सुनेगा क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखें ना, साथ एक फैक्ट की बात यह है कि इब्तिदा में तो 2 मसले दरपेश थे ना कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना। अक्सर ममालिक ने सख्त लॉकडाउन किया, कुछ ने नर्म लॉकडाउन किया, कुछ ने बिल्कुल नहीं किया। तो अब जो नताइज सामने आ रहे हैं वो बड़े हैरान कुन है। मिसाल के तौर पर शामी साहब स्वीडन का जिक्र किया जाता था। एक बात समझ रहे, जिसने भी लॉकडाउन करके नताइज हासिल किए हैं, फिर खोला है, फिर डिसिप्लिन लाए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है कि शुतरे बेमुहार बतदरीज खुलेगा। पहले आप काबू तो करें। ऐसा यहां तो चाहिए था लॉकडाउन से आप महदूद करते, फिर खोलते, फिर देखते, फिर खोलते, फिर बंद करते, ये मुसलसल एक्सरसाइज जारी रखते। और हमने कता ऐसे मालूम हुआ कि जैसे पाकिस्तान के लोग जो हैं उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। जहां मर्जी जो मर्जी हो जाए उनके साथ, जो चाहे उनको इन्फेक्ट कर दे, जो चाहे बाजार में निकल आए और कोई मास्क न पहने। अब मास्क की तो आप बात छोड़िए, बच्चों के साथ लोग निकल रहे हैं। वज़ीर आज़म वो मास्क नहीं पहना हुआ था। वज़ीर आज़म गए हैं, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मास्क पहना हुआ है। जी ऐसे ने मास्क पहना हुआ है, DG ने, उनके अमले ने पहना हुआ है, हर फौजी अफसर ने पहना हुआ है, लेकिन वज़ीर आज़म का मास्क नहीं है। आज अलबत्ता पहना हुआ था। क्या दे रहे हैं आप? यहाँ वज़ीर आला का मास्क नजर नहीं आता आपको। मैसेज क्या दे रहे हैं आप? आपने ये जिम्मेदार आप होंगे,
आपसे हिसाब लिया जाएगा, एक एक बात का। आप ये समझ लें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अच्छा, कौम को बनाए, कौम को, ये जो बात को साथ बनाए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही रोना आप बोल रहे हैं। ये जो नुक्ता मैं उठा रहा था ना कि स्वीडन की मिसाल बार बार हमें भी दी जाती रही कि वहाँ पर उस तरह से सख्ती से लॉकडाउन नहीं किया गया। तो अब जो स्वीडन के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो साहब इस सिलसिले में फ़ैसला साजी की कुव्वत रखते थे, उन्होंने ख़ुद कल एतराफ़ किया, जो छपा भी कई अखबारों में, CNN में भी, BBC में भी और दीगर अखबार जो वेबसाइट्स और न्यूज़ चैनल उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि नर्म पॉलिसी इख्तियार करने से, कोई ज़ाब्ता ना रखने से ज़्यादा अमवात वाक़या हुई। 1 करोड़ आबादी बनती है स्वीडन की, 38,000 केसेस वहाँ रिपोर्ट हुए, 4,000 से ज़ायद वहाँ पे अभी तक अमवात वाक़या हो चुकी हैं, जबकि उसकी निस्बत हमसाया में जो ममालिक हैं वहाँ पर, डेनमार्क में सिर्फ 500 अमवात हुई, नॉर्वे में 200 और फिनलैंड में सिर्फ 300 हलाकतें हुई। तो अब स्वीडन, जिसकी बार बार हमें मिसाल दी जाती थी, वहाँ के नताइज तो आ गए। अगर हमने उसकी पॉलिसी फॉलो करनी थी तो हमारे नताइज भी अब आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर 26 फरवरी को याहिया अफरीदी वाला पहला केस आया पाकिस्तान में। मार्च में सिर्फ 2,000 केसेस थे, अप्रैल में 14,000 केसेस थे, मई में ये 52,000 हुए और आज हम खड़े हैं 85,000 के फिगर पर। चाइना से भी आगे चले गए। हमारे जो रिकॉर्ड केसेस कल और परसों 4,000 से ज़ायद रिपोर्ट हुए, वो भी दुनिया में जो शरह के एतबार से ऊपर काउंट हो रहे हैं, ज़्यादा काउंट हो रहे हैं, और ये सिलसिला आगे रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शामिर साहब, हॉस्पिटल्स की जगह कम पड़ गई है, क्या बनेगा इस आवाम का? जिस घर में एक शख्स पॉजिटिव होता है, पूरा घर मुअत्तल होकर रह जाता है। हम जो कह रहे हैं कारखाने, कैसे कारखाने चलाएंगे अगर काम करने वाले बीमार पड़े होंगे? आप देखें दफ्तरों में क्या मसला है। एक आप डेटा सेंटर्स आपके हैं, वहां क्या मसला है, सेक्रेटेरिएट में क्या मसला है। लोग जो हैं पॉजिटिव टेस्ट आते हैं, पूरा दफ्तर बंद हो जाता है, अस्पताल बंद हो जाते हैं, क्लिनिक बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, कारखाने बंद हो जाते हैं। तो ये अगर इस तरीके से जो मईशत का पहिया कैसे चलाएंगे आप, जबकि ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी। एक डिसिप्लिन लेके आए। आज आप देखें कि अरकान असेंबली जहां मुतासर हो रहे हैं बुरी तरह से कोरोना से, 4 से 6 बताया जाता है जो जहां भग भी हो गए, लेकिन लोग बड़ी तादाद में जानने वाले, सुनने वाले मोहल्लों में, इलाकों में वो मुतासर। आज तो जो मुत्तहिदा के बड़े सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी, उनके अहल खाना में से 8 के टेस्ट हुए, 6 के पॉजिटिव आए बशमूल फैसल साहब। उनके लिए भी दुआ है और उनके अहल खाना के लिए भी कि जल्द वो इससे सेहतियाब हों। और फिर शामिर साहब, मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में खबर आई कि वो उनकी तबीयत नासाज है। मौला बख्श चांडिया जो है वो उनके खानदान के अफराद वो भी पॉजिटिव आ गए। देखिए ये तो यानी ये अमीर और गरीब, सियासतदान, गैर सियासतदान, सरकारी अफसर, पुलिस वाला, ये फर्क नहीं है। आप अपनी वर्क फोर्स जो है उसको उसमें मुअत्तल बना देंगे। आप स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल, हर जगह कारोबार मुअत्तल है। इसकी फिक्र करें। मौलाना तारिक जमील साहब जो है, उनका कोरोना का मामला नहीं है, उनका पांव स्लिप कर गया, वो घर में गिर पड़े, ब्लीडिंग हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी तबीयत बेहतर है। अल्लाह उनको शफा दे, उनका साया कायम रखे हमारे सरों पे। वो भी अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। इख्तलाफ के बावजूद दुआ है जी, और बहुत से लोगों उनसे इख्तलाफ पैदा हुआ, लेकिन वो बड़ी नेमत है। अल्लाह उनको सलामत रखे और सेहत दे। अच्छा सर, अभी मैरीलैंड से ज्वाइन किया हमें डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब ने, चीफ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में, एक मुस्नद आवाज़ हैं। इस बीच में भरपूर वो कोशिश कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए कि अवामुन्नास को, पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया के लोगों को वो आगाह करते रहें कि अब तक की फाइंडिंग्स हैं क्या। तो अनगिनत सवालात है जो हमने उनसे पूछने हैं। क्या वजूहात बनी पाकिस्तान में, क्यों इतनी तेज़ी से ये फैल रहा है, कि वैक्सीन या कब तक दस्तयाब हो पाएगी, इलाज के लिए दीगर अद्विया जो सजेस्ट की जाती हैं वो कितनी मुफीद हैं, ग़िज़ा का कितना इस्तेमाल किया जाए इस सूरत में, और क्या हक़ाइक़ अभी तक इस वायरस के हवाले से सामने आए हैं, क्या गलत फहमियाँ थी जो दूर हुई हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से प्रोग्राम नुक्ता नज़र में। सबसे पहले तो चूँकि हमने मौजू छेड़ा पाकिस्तान में जिस तेज़ी से ये वायरस के केसेस बढ़े हैं, ये क्या इसकी बुनियादी वजह यही है कि मार्केटें, बाज़ार खुल गई और रश हुआ, या वायरस बहुत तेज़ी से फैलने की सलाहियत रखता है तो वो फैल गया? अब ये एक अजीब सी सूरत हाल बन गई, आप बताएं इसमें सबसे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके इन्विटेशन का।
इसमें मुझे तो बिल्कुल कोई इब्हाम या कोई सरप्राइज वाली बात नजर नहीं आती। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पैंडेमिक्स को जब आप मैनेज करते हैं, मैंने बहुत आउटब्रेक मैनेज किए हैं अपने करियर में, तो टेंडेंसी ये होती है कि कभी लोग डिनायल पे चले जाते हैं और मानते ही नहीं कि कोई मसला है, और कभी वो दूसरी एक्सट्रीम पैनिक पे चले जाते हैं जहां वो इतना खौफ लेना शुरू कर देते हैं जो कि असल हकीकत नहीं होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दरमियान में रहें, जिस जगह का नाम है एहतियात। हमें एहतियात के साथ चलना है, खौफ के साथ नहीं। मेरी आज जाना राय ये है कि पहले 2 महीने हम डिनायल में रहे, कहते रहे ये तो बीसी जी की वजह से हम बच जाएंगे, ये वुहान में रहेगा, ये पाकिस्तान में नहीं आएगा, हमारे पास टेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गर्मियाँ या हमारी इम्यूनिटी इतनी है। हमने मजाक भी बनाया इस चीज़ों का, टीवी पे भी वो मजाक में सुनता रहा, और मुझे तब पता था कि वक्त आएगा जब ये खौफ की हालत कायम हो जाएगी। क्योंकि जैसे अभी शाम साहब ने बिल्कुल सही ठीक फरमाया, वायरस से कोई तफरीक नहीं करनी, इससे अमीर को भी पास भी जाना है, सियासतदान के पास भी और डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब सरे दस्त एक और गुजारिश सुन लें। वैक्सीन के बारे में अच्छी खबरें आती हैं कभी, और कभी डिस्करेजिंग न्यूज़ आती हैं। प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा होगा, कब तक उम्मीद की जानी चाहिए, और उस बीच में इलाज के लिए जो अद्वियात का सेट डिस्कस किया जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन के बारे में आया रिजल्ट के वो मुस्बत नहीं है, फिर कहा गया आप दोबारा यूज़ करें, फिर रेमडेसिविर की बात भी बीच में आई, तो इस बाबत भी ज़रा वाज़े बता दें नाज़रीन को। फिर शामी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे बाद में। जी ज़रूर, नहीं ज़रूर। असल में आप जरा जल्दी आगे चले गए जामी साहब। सर अभी तो बात ये हो रही है कि पाकिस्तान के मामले में डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करेंगे कि हम टू मूव कैसे आगे कैसे बढ़े। चले पहले सजेस्ट कर लें, फिर जरा मेरे सवाल को आज जहां हम खड़े हैं जी, ठीक है, आज हमें क्या करना चाहिए, क्या जरूरत है हमारी? जी जी डॉक्टर साहब बोलिए। मैंने इसके बारे में न्यूज में एक आर्टिकल लिखा था, कोई तकरीबन 2 महीने हो गए, और वो आज भी वही चीज है। सबसे पहले हम मेडिकल स्पेशलिस्ट खुलाएं जो मेडिकल इंफॉर्मेशन को रिले करें, ताकि हम इस पर कुछ खर्च नहीं आता शामी साहब। ये वसाइल का इशू नहीं है, ये कमिटमेंट का इशू है और लीडरशिप का इशू है कि हम एक ऐसी मेडिकल लीडरशिप के जिनको तो हमने कोई अपनी दुकान नहीं चमकानी है इस वक्त, हमें अपने 220 मिलियन लोगों का दर्ज है, तो मैसेज को हम क्लियर करें ताकि लोगों को पता हो कि कौन सा मैप इस्तेमाल करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कौन से टोटके उनकी मर्जियाँ जरूर करें, लेकिन साइंस क्या कहती है। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोगों के बीच में कंस्पिरेसी थ्योरीज ना फैलाएं, हम उनको इतना खौफ ना दे दें कि जिंदगी मफलूज हो जाए, क्योंकि ये वायरस शायद 3 महीने, साल, 2 साल रहे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है टेस्टिंग का। जो केसेस हमारे बढ़ रहे हैं उसमें दोनों बातें हैं। एक ये वायरस फैल रहा है क्योंकि हमने उतनी टेस्टिंग नहीं की 3-4 महीने में, और वो वायरस फैलता गया। आप देखिए जो अभी हांगकांग में क्या हुआ है, पाकिस्तान से जो 1100 लोग हांगकांग गए उनमें से 33 पॉजिटिव हैं। ये एक बड़ी अच्छी स्टडी है हमारे पास, क्योंकि हांगकांग हर बंदे का टेस्ट कर रहा है जो वहाँ जा रहा है। तो 3% पॉजिटिविटी, अगर आप वो 3% पॉजिटिविटी हमारी पूरी आवाम पे आए तो आपके नंबर, जो मैं 2 महीने से ये बात कह रहा हूँ कि असल नंबर 20-30 गुना ज्यादा है। तो दूसरा स्टेप ये है कि हम बहुत ज्यादा टेस्ट करें, उससे घबराएं ना। देखिए पैंडेमिक को आप फ्रंट फुट पे खेल के डील करते हैं, बैक फुट पे नहीं। इससे मुराद मेरी शाम साहब ये है कि फ्रंट फुट पे आप उसको प्रिवेंट करते हैं, आप उसको टेस्ट करते हैं, आप हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रिवेंट करते हैं। अब जो बात जामी साहब कर रहे थे रेमडेसिविर और वेंटिलेटर्स और वैक्सीन की, वो बैकफुट है मेरी नजर में। वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन वहाँ पे वसाइल बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक गरीब मुल्क के लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त वेंटिलेटर्स की तादाद को बढ़ाना, या रेमडेसिविर जो कि बेसिकली अभी तक मोर्टेलिटी से उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो इस बीमारी को 4-5 दिन छोटा कर देती है, जो शायद पाकिस्तान के लिहाज से मैथ स्ट्रैटेजी शायद ना हो वो। तो मेरी बार बार आजिज़ाना गुजारिश है कि हम इसको फ्रंट फुट पे खेलें, इसकी प्रिवेंशन पे तवज्जो दें और इस मैसेज पे तवज्जो दें। ठीक, जो अद्वियात का मामला बीच में रह गया और वैक्सीन का, उनको आइसोलेट करें। नहीं, जो लोग पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेट करते चले जाएं। हाँ जी, देखिए, और आइसोलेट करने में भी हमेशा हम अपने हालात और वसाइल को देखना है। हमें क्वारंटीन फैसिलिटीज नहीं बनानी मेरी अकेली राय में। हमें ये करना है कि लोगों को ये सिखाएं कि घरों में, मुझे पता है घर छोटे हैं, मुझे पता है लोगों के पास जगह कम है, बड़े थिक कपड़े के
के पर्दे लगा लें, एक मास्क पहन लें, लेकिन अगर हमने उनको, जब आप एक बंदे को इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि तुम्हारे बचाव से तुम्हारे वालिदैन की जिंदगी बच जाएगी, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच जाएगी, तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि अमीर गरीब का फर्क है। जब आप सच बता देते हैं किसी को, तो इंसान सब अपने फैमिली से प्यार करते हैं, लोग उसको कंप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम खौफ पैदा कर देंगे लोगों में, हुआ क्या है कि पिछले 2 महीने में लोग घर में बैठे रहे हैं खांसी के साथ, वो बाजारों में जाते रहे, काम पे जाते रहे, क्योंकि उनको खौफ था कि मुझे गवर्नमेंट पता चले जाएगी, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आएगा, खुदा जाने क्या होगा मेरे साथ। हम ये खौफ नहीं दे सकते लोगों को, हमें लोगों को आसानी, एहतियात और सेफ्टी देनी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब साथ हैं। इसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत मुल्कों ने ये काम कर लिए हैं। हमें बार बार उस टाइम पे आना है इसकी पैंडेमिक के, और वो वक्त ठीक होगा। देखिए एक और बात मैं आपको बताऊं अपने तजर्बे से, जब लोग ये कहें कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप प्रॉपरली रिएक्ट कर रहे हैं। इस पैंडेमिक में जब तक हम ओवर रिएक्शन नहीं करेंगे, हम पीछे रहेंगे इसके, और ये मेरी फिक्र है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अब जो अद्वियात का सवाल मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, वो भी ज़रूरी है जानना, ताकि कोई उम्मीद अफजा खबर भी मिले या ये समझ आए कि कौन सा सेट ऑफ मेडिसिन जो है वो मुफीद साबित हो रहा है। मुख्तलिफ अद्वियात के बारे में मुख्तलिफ आरा सामने आई, किसी को कभी कहा गया मुस्बत है जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन है, फिर कहा गया नहीं इसे इस्तेमाल ना करें, अब रेमडेसिविर का नाम आ रहा है, एक इंजेक्शन का जिक्र भी किया जा रहा है। तो ये 3-4 जो मामला इन पर भी रोशनी डाले ताकि आवाम समझ सकें। बहुत अच्छा बात है। देखिए जो होप है हमारी, और इसमें बहुत उम्मीद की बात है, मैं इससे बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि हमें ऐसा खौफ खाने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह इंसानियत भी खड़ी होगी और पाकिस्तान भी खड़ा होगा इस पैंडेमिक के बाद। तो जो इसमें जो उम्मीद का पहलू है वो अगेन प्रिवेंशन में है। मैं आपकी दवाइयों का पहले जवाब दे देता हूँ, फिर मैं प्रिवेंशन की तरफ वापस आऊँगा। हाइड्रोक्लोरोक्विन पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो गई है, हमने इसको अमेरिका में अब यूज करना बंद कर दिया। ठीक, ना इसका प्रिवेंशन पे कोई नॉन इफेक्ट है, ना ट्रीटमेंट पे। तो मैं बिल्कुल लोगों को ये नहीं कहूँगा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन इस्तेमाल करें। रेमडेसिविर सिर्फ इंट्रावीनस ड्रिप शक्ल में आती है, उसकी कोई गोली नहीं है। इसलिए रेमडेसिविर को अमेरिका में भी वो दवाई लेना बहुत मुश्किल है इस वक्त, पैशनेट यूज है, वो ऐसे रेगुलर बाजारों में नहीं मिल रही। तो मेरा ख्याल है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पाकिस्तान में रेमडेसिविर भी आप कहें कि वो मेरे नजदीक ना हो उसके बराबर है, तो स्थिति आईसीयू पेशेंट को शायद मिल जाए। इसके बाद हमारे पास रह जाता है यहाँ पाकिस्तान में ये दवा अवेलेबल हो गई है, लेकिन इसका जो एक इंजेक्शन है वो 20,000 रुपए का है। जी हाँ, कोई 2,20,000 का 11 इंजेक्शन सजेस्ट किए जा रहे हैं, 2,20,000 का नुस्खा बनेगा। जी मुझे लोगों ने बताया ये बात, मेरे दोस्त बहुत सारे जो पाकिस्तान में काम करते हैं, आपकी बिल्कुल दुरुस्त है ये इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये है कि वो दवाई 4-5 दिन तक, मतलब 4-5 दिन की ड्यूरेशन को कम करती है। अभी तक हमारी नज़र में मोर्टेलिटी पे, अमवात पे कोई फर्क रेमडेसिविर की वजह से नहीं आया। उसकी काफ़ी मॉनिटरिंग है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि लोग उसको इस्तेमाल न करें। मेरी अर्ज ये है कि वो एक सबसेट ऑफ पेशेंट के लिए है, जहाँ पे और जो प्लाज्मा है उसके रिजल्ट अभी तक बेहतर हैं। अभी पूरे हम उसके बारे में भी नहीं जानते, लेकिन उसका एक्सपेंस बहुत कम है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे आपके मरीज बढ़ रहे हैं, एक अच्छी बात यह है कि अल्लाह के फजल से वो लोग भी बढ़े जो शिफायाब हो रहे हैं, जो प्लाज्मा डोनर बन सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ये है, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं पढ़े लिखे तबके से ऐसे सोचते सुनता हूँ कि तो लोग इस्तेमाल करें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ तो, लेकिन हमें उनकी तस्दीक नहीं करनी चाहिए। ये सदाकत नहीं है कि एक चीज जो स्टडी नहीं हुई हम लोगों को कहें कि तुम लहसुन खाना शुरू कर दो, अदरक खाना शुरू कर दो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे लेकिन हम उनको इसको ट्रीटमेंट की तरह नुस्खे पर लिख के देना शुरू कर दें और हम ये प्रूव करें कि समहाउ हमने इसका इलाज ढूंढ लिया। मेरी नज़र में शायद ये मुकम्मल कॉलेज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह फिर किसी और रोज़ आपसे तफसील से बात होगी इसी मौजू पर। ये तो अब मौजू रहना ही है, इस पर बात होती रहेगी। वक्त अलबत्ता प्रोग्राम का बहुत मुख्तसर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, 2 अहम मौज़ूआत रह गए। एक तो पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन का हमने जिक्र करना था, दूसरा जस्टिस काजी फ़ाइज़ का केस में आज भी बड़ी अहम समात हुई। अब समात अगली 8 जून को होगी, लेकिन इस बीच आज भी अहम सवालात सामने आए।
जस्टिस काजी फायज़ केस में फ़रूक नसीम साहब से पूछा जाता रहा कि FBR की बजाय ये रेफरेंस क्यों दायर किया गया, ये ब्राइट आइडिया किसका था, ये बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और एसिड रिकवरी यूनिट की जो फंक्शन है, उसका जो क़याम है, उसका जो दायरा कार है, उस पर अहम सवाल उठाए जाते रहे। शहजाद अकबर साहब का भी ज़िक्र खैर वहाँ पर आया और कहा गया कि लगता है कि रेफरेंस सिर्फ क्रीज से बाहर निकलकर शॉट लगाने पर हुआ। इसमें इससे पहले जस्टिस मकबूल बाकर ने एक साबिक वज़ीर इत्तलात का जिक्र किया कि जिन्होंने कहा था कि जज साहब ने क्रीज से बाहर निकलकर शॉट लगाई, तो इस पर उनका कहना था कि इस बयान को ज़ेर बहस ना ही लाएँ। तो काफ़ी अहम सवालात उठ रहे हैं समाअत के दौरान। हालांकि रिमार्क्स की बुनियाद पर या इस्तफसार की बुनियाद पर तो फैसला नहीं किया जा सकता, अलबत्ता केस की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो जाती है। शामी साहब देखें, ये जो मुकदमा है इसमें बड़े बुनियादी नौइयत के मसाइल खड़े हो गए। देखिए, हमारा जो दस्तूर पाकिस्तान है वो अदलिया को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है जी। आला अदलिया को कोई अदारा जो है उसके सामने वो जवाबदेह नहीं है सवाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और कोई अदारा जो है उनकी जासूसी नहीं कर सकता, उनके जजों के बारे में मालूमात इकट्ठी नहीं कर सकता, अपने तौर पर कोई कार्रवाई उनके खिलाफ करने की कोशिश नहीं कर सकता। ये सारा मामला जो है इस लिहाज से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में उठ खड़ा हुआ है कि कोई टॉम डिक हैरी, कोई अलिफ बे जीम, कोई जैद, कोई बकर, उसको ये हक किसने दिया है कि किसी जज की जासूसी करे और फिर उसके खिलाफ एक मजहूल नस्ब शख्स जो है उससे एक शिकायत लिखवाए और फिर कार्रवाई का आगाज कर दिया जाए। तो अदलिया की आज़ादी जो है उसका तसव्वुर पायमाल हो जाएगा अगर इस तरह के इक़दामात और इस तरह के रवैये और इस तरह की जो एक कोशिशें हैं उनकी हौसला शिकनी सख्ती से ना की गई। और मेरा ख्याल है कि ये फैसला एक लैंडमार्क होगा इस मामले का, और अदलिया के ख़िलाफ़ कोई खुफिया तरीक़े से या गैर खुफिया तरीक़े से सरकारी अहलकार जो कोशिश करते हैं, खा वो वज़ीर आज़म के मुंशी हों, क्या उनके मुआवन हों, कोई भी हों, उनकी क्या मजाल कि वो अदलिया के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में वो इस तरह की काम कर सकें। ठीक है। अच्छा सर, स्टील मिल्स के मुलाज़िम, ये बड़ी बुनियादी सवाल है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, स्टील मिल का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, वक्त अब थोड़ा कम रह गया, एक दो इश्यूज़ रह गए हैं, मैं कह रहा हूँ ज़रा उस पर भी रोशनी आप डालते चले कि स्टील मिल के मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है। हमाद अज़हर साहब ने आज क्या बताया कि हर मुलाजिम को करीबन 23 लाख रुपए मिलेंगे। इसके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ थी, कितने कर्जे थे, कितनी सूद ये पे कर रही थी, वो भी तफसील से बयान किया। लेकिन अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि इसी स्टील मिल्स के बारे में असद उमर साहब क्या कहते रहे हैं, ज़रा वो आप भी देख लें, नाज़रीन भी देख लें। आखिरी वादा, और ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं बल्कि खास तौर पर स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। आप ये बारीकियाँ कि कितनी लाइबिलिटीज़ थी, कितना ज़रूरी था मुलाजमीन फारिग करना, या ये एक बहुत बड़ा बोझ था ख़जाने पे, ये तो बारीक बात होगी। लेकिन जो उन्होंने ख़ुद कहा उसको मानते हुए हमने उनका बयान नशर कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा रिकॉर्ड करें, इसे नशर करें और कल मुझसे आप पूछें। शामी साहब, पहली बात उन्होंने ये कही है कि मैं मज़दूरों के साथ खड़ा हूँगा। तो जो जिन लोगों को मुलाजमत से रुखसत किया जा रहा है
उनको तकरीबन 23 लाख रुपए के करीब उनको गोल्डन हैंडशेक मिलेगा। ये गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है और वो इसका मतलब है उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ ना कुछ कायम रह सकेगा, वो अपना कोई बिजनेस भी कर सकेंगे। तो ये जुल्म है पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे खिलाफ, कि आप हमारे टैक्स के पैसों से अरबों रुपए ज़ाया हो रहे हैं किसी काम के बगैर, और स्टील मिल का कुछ ना बन रहा, ना खुल रही है, ना चल रही है, ना बिक रही है। तो जो ये इक़दाम किया गया है मैं उसके मुकम्मल तौर पर उसके साथ हूँ और बिल्कुल यही होना चाहिए था। बाकी असद उमर साहब जाने, उनका काम जाने, वो ये कह सकते हैं कि मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूँ, 23 लाख रुपया कम से कम मिलेगा हर शख्स को। आपने तो बेल आउट पैकेज दे दिया स्टील मिल की बहस तो फिर सही, लेकिन उनके बयान में जो बेल आउट पैकेज था जो आज सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ का रहनुमा नहीं दे पा रहे थे, आपके तबसरे में अलबत्ता उन्हें वो ज़रूर मिल गया कि ये 23 लाख जो औसतन दे रहे हैं ये आपके साथ खड़ा होना ही है और क्या है। लीजिए, प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म होता है, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।